हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अरुणेंद्र प्रताप सिंह, मैनेजिंग डायरेक्टर अरस्तु वायस एकेडमी इंदौर से। तो दोस्तों, आज हमारे लेक्चर का जो टॉपिक होगा वो है मध्य प्रदेश में मृदा। मृदा मतलब मिट्टियां, या इसी को हम सॉइल बोलते हैं। ठीक है। तो दोस्तों, पहले मैंने कुछ ये टॉपिक्स लिखे हुए हैं व्हाइट बोर्ड में। तो इससे पहले मतलब मैं बात करूं, जो हमारा नवीन पाठ्यक्रम है और जो हमारा पुराना पाठ्यक्रम था एमपीपीएससी की मुख्य परीक्षा का, उसमें सिर्फ पहले जो था आपके मध्य प्रदेश की ज्योग्राफी के टॉपिक में सिर्फ मृदा एक एक टॉपिक था, दिया हुआ था। लेकिन वर्तमान समय में अगर हम नवीन पाठ्यक्रम को देखेंगे तो उसमें मध्य प्रदेश की मृदा के संबंध में ये सारे टॉपिक वहां पर डिफाइन किए हुए हैं कि आपको हर एक टॉपिक के बारे में चीजों को पता होना चाहिए। तो जैसे मैं अगर बात करूं तो सबसे पहले हम यहां पर देखेंगे कि मृदा क्या है। ठीक है। उसकी डेफिनेशन क्या होती है। इसके बाद देखेंगे कि मृदा का निर्माण कैसे होता है, मिट्टी का निर्माण कैसे होता है। यहां पर मैंने लिखा है दो चीजें हैं। एक, मृदा के निर्माण के पीछे एक भौतिक कारक होता है और दूसरा है आपका रासायनिक कारक। भौतिक कारकों के अंतर्गत हम वर्षा, तापमान, आर्द्रता को देखेंगे। साथ ही रासायनिक कारकों के अंतर्गत हम चट्टान, जो चट्टान होती है वो किस प्रकार के खनिजान से बनी है वो उस पर डिपेंड करता है। ठीक है। तो वो मृदा, वो जो है तो वो रासायनिक कारण हो गया मृदा के निर्माण का। इसके बाद हम देखेंगे कि मध्य प्रदेश में मृदा का जो क्षेत्रवार विवरण है, वितरण है, वो कैसा है। जैसे हमारे मध्य प्रदेश में कितने प्रकार की मृदाएं पाई जाती हैं और मध्य प्रदेश के किस किस क्षेत्र में कितने भागों पर कौन कौन सी मृदाएं पाई जाती हैं। साथ ही यहीं पर हम देख लेंगे कि मध्य प्रदेश में जो मृदा अपरदन की समस्या है वो किस क्षेत्र में पाई जाती है और किस प्रकार का अपरदन हमारे मध्य प्रदेश में पाया जाता है, वो भी हम देखेंगे। इसके बाद ये जो टॉपिक्स है, यहाँ से ये पूरा आपके नवीन पाठ्यक्रम में नया जुड़ा हुआ है ना, मध्य प्रदेश के ज्योग्राफी के पोर्शन में। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि मृदा के भौतिक, रासायनिक एवं जैविक गुण बताना है। यहाँ पर कि मृदा के भौतिक गुणों के अंतर्गत हम देखेंगे कि मृदा का जो निर्माण कैसे हुआ, उसका रंग कैसा है, तो हमें क्या पता चलता है, मृदा का संगठक क्या होता है, मृदा में आर्द्रता, रंध्रता और पारगम्यता, ये सारी चीजें मिल करके आपके मृदा के भौतिक कारकों का निर्माण करती हैं। ठीक है। इसके बाद रासायनिक कारकों में या रासायनिक गुणों में हम देखेंगे कि मृदा में कौन कौन से कार्बनिक तत्व विद्यमान है, कौन कौन से अकार्बनिक होते हैं, साथ में मृदा की जो अम्लीयता है, उसकी जो क्षारीयता है, ये सारी चीजें मिलकर के मृदा की के रासायनिक गुणों का निर्धारण करेंगी। इसके बाद जैविक गुणों के बारे में बात करेंगे। वहां पर भी हम कार्बनिक पदार्थ, केचुआ हो गया, चूहा, और जो सूक्ष्म जीव होते हैं, सूक्ष्म जीव जैसे कि आपका एजिटोबैक्टर हो गया, राइजोबियम हो गया, ये चूंकि मृदा के जैविक गुणों में क्या करते हैं, वृद्धि करते हैं, तो इसके अंतर्गत हम इन चीजों को शामिल करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका वो है मृदा क्षरण। मृदा क्षरण मतलब मृदा अपरदन, मृदा सॉइल करोजन बोलते हैं इसको। एवं मृदा ह्रास की समस्या क्या है, समस्या के साथ साथ इसके आपको उपाय भी बताना है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है आपका समस्याग्रस्त मृदा एवं उसके परिष्कार के कौन कौन से तरीके हैं, हमें ये भी बताना पड़ेगा। लास्ट टॉपिक है आपका कि जल ग्रहण आधार पर मृदा संरक्षण नियोजन। तो ये पूरा एक टॉपिक दिया हुआ है और लगभग इतनी सारी चीजें करने के बाद मध्य प्रदेश के ज्योग्राफी के पोर्शन में जो मृदा का पूरा पोर्शन है वो आपके पॉइंट नंबर 3 में दिया हुआ है। तो इतना अगर आप पूरा कर लेते हैं तो लगभग वो पूरे टॉपिक्स जो है आपके वो कवर हो जाएंगे बहुत अच्छे तरीके से। लेकिन दोस्तों, मैं एक चीज और कहना चाहूंगा आपको कि अगर ये टॉपिक आपको अच्छे से समझना है तो हमारे जो प्रीवियस लेक्चर हैं, जैसे कि मैं बात करूं कि जो हमने किया हुआ था मध्य प्रदेश की भौगोलिक संरचना, और जो दूसरा लेक्चर था हमारा कि मध्य प्रदेश का भौगोलिक विभाजन, ये जरूरी क्यों है, क्योंकि आपको पता है भूगर्भिक संरचना में हमने मध्य प्रदेश में विभिन्न प्रकार की चट्टानों के बारे में पढ़ा था। तो चूंकि वहां पर भी मैंने आपको बताया था कि चट्टानों के अपरदन और अपक्षय से ही क्या मिट्टी बनती है। तो निश्चित रूप से आपको जब पता होगा कि किस मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में किस प्रकार की चट्टान है, तो आप ये भी पता कर पाएंगे कि उस स्थान विशेष की मृदा कैसी होगी। ठीक है। और दूसरा बात, जो मध्य प्रदेश का जो हमने भौगोलिक विभाजन पढ़ा था, उसके बारे में आप स्थान विशेष के बारे में बात कर पाएंगे कि हमारे बुंदेलखंड में कैसी मृदा है। तो जब आप बुंदेलखंड को जान पाएंगे कि वो है कहाँ पर, तो वहां पर आप निश्चित रूप से बताने में आपको थोड़ा सा आसान होगा, लिखने में थोड़ा सा आसानी होगी कि कौन कौन सी मिट्टियां वहां पर पाई जाती हैं। ठीक है दोस्तों। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। हमारा जो पहला टॉपिक है, मृदा क्या है। ठीक है।
तो उससे पहले थोड़ी सी हम बात करते हैं दोस्तों कि आपको पता है कि भारत के मध्य में स्थित होने के कारण हमारे मध्य प्रदेश को हृदय प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। तो हमारे इसी हृदय प्रदेश में, ये जो हमारा हृदय प्रदेश है, ये कई सारे प्राकृतिक संसाधनों से परिपूर्ण है। प्राकृतिक संसाधन जैसे कौन कौन से अगर मैं बात करूं तो जैसे वन संसाधन हो गए, आपका जल संसाधन हो गया, ठीक है, आपके खनिज संसाधन हो गए, और साथ में एक संसाधन है आपका मृदा। तो मृदा भी एक प्रकार की प्राकृतिक संसाधन है जो जिससे हमारा मध्य प्रदेश जो है वो परिपूर्ण है। और तो इन सारे प्राकृतिक जो संसाधन है, उन सारे प्राकृतिक संसाधनों में एक सबसे इंपॉर्टेंट है आपका मृदा। ठीक है, तो आइए अब हम बात करते हैं मृदा के बारे में कि मृदा क्या होती है। तो दोस्तों ये भी आपका 3 नंबर में डेफिनेशन पूछा गया है और पूछे जाने की संभावना ज्योग्राफी के पोर्शन में लगातार बनी रहती है। ठीक है, तो सिंपल भाषा में मैं आपको बताता हूं कि मृदा क्या होती है कि भूपर्पटी व धरातल की वह ऊपरी परत। ठीक है, आपको पता है कि ये जो है आपका ये पृथ्वी है, और पृथ्वी की ये जो सतह के जो ये ऊपरी परत होती है, ये इसकी मैं बात कर रहा हूं कि धरातल व भूपर्पटी की वह ऊपरी परत जो पेड़ पौधों को उगने व उनके बढ़ने के लिए आवश्यक जीवाश्म व खनिजांश प्रदान करती है, मृदा कहलाती है। ठीक है दोस्तों, इसके साथ ही ये डिफिनेशन ठीक थी, आपको समझ में आई कि मैं बात कर रहा हूं धरातल के ऊपर ये जो पतली परत है, इस पतली परत में, जो कि इसी परत में क्या पाए जाते हैं, आपके बहुत सारे खनिजांश प्राप्त होते हैं, जीवाश्म होते हैं, और वही खनिज और वही जीवाश्म के थ्रू जो है पौधे उगते हैं, वह बढ़ते हैं, फल फूल इत्यादि देते हैं। ठीक है, तो ये तो थी आपकी मृदा की परिभाषा। इसके बाद हम बात करते हैं मृदा निर्माण क्या होता है या मृदा निर्माण कैसे होता है। ठीक है, तो यहां पर फिर आपको थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगा कि मृदा का निर्माण जो है चट्टानों के अपरदन व अपक्षय के फलस्वरूप होता है। ठीक है, क्या चीजें हैं, मृदा का निर्माण चट्टानों के अपक्षय व अपरदन के फलस्वरूप होता है। लेकिन अपरदन व अपक्षय की अगर हम बात करें तो यहां पर ये दो कारक भी जिम्मेदार माने जाते हैं। एक है आपका भौतिक कारक और दूसरा है आपका रासायनिक कारक। लेकिन उससे पहले मैं यहां पर यह बताना चाहूंगा आपको कि अपक्षय क्या होता है और अपरदन क्या होता है। ठीक है, तो अपक्षय क्या होता है कि मान लीजिए कि अगर यहां पर कोई चट्टान है, जैसे ये कोई चट्टान है, वो स्थिर है, जब चट्टान अपनी जगह पर रह करके ही चट्टान टूट फूट जाती है और कालांतर में वो जो है एक मृदा का रूप ले लेती है, तो वही घटना क्या कहलाती है, आपकी अपक्षय कहलाती है। ठीक है, और वहीं पर मैं बात करूं अपरदन की, तो अपरदन वह क्रिया होती है जब कोई धूल का कण या ऐसा कह सकते हैं चट्टान का कोई भी टुकड़ा या पत्थर हवा के द्वारा उड़ जाए या पानी के द्वारा बहाकर ले जाया जाए। तो जब बहाकर ले जाती है तो वो रगड़ खा कर वो अनेक टुकड़ों में विभाजित हो जाती है, तो कालांतर में वही जो है तो मृदा बन जाती है। ठीक है, तो यह क्रिया क्या हो गई आपकी, अपरदन। तो यहां पर ध्यान देना है कि मृदा का निर्माण कैसे होता है। तो मैंने बताया मृदा का निर्माण जो है चट्टानों के टूट फूट के कारण या कह सकते हैं अपक्षय व अपरदन की क्रिया के फलस्वरूप होता है। और इस अपक्षय व अपरदन की क्रिया में ये भौतिक और रासायनिक कारक भी जिम्मेदार होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब हम देखते हैं कि ये भौतिक कारक जिम्मेदार कैसे होते हैं। तो भौतिक कारकों के अंतर्गत यहां पर देखिए मैंने यहां पर लिखा हुआ है सबसे पहले कि वर्षा, तापमान और आर्द्रता। तो आप बताइए कि वर्षा कैसे किसी चट्टान को तोड़ सकती है और चट्टानों के टूटने के फलस्वरूप चट्टान ही मृदा बनती है। तो मान लीजिए कि ये कोई छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े हैं या एक चट्टान ही मान लीजिए कि एक चट्टान है। ठीक है, अब होता क्या है यहां पर, अब तेज बारिश होती है और ये बारिश कालांतर प्रत्येक हमने पढ़ा अभी मानसून के समय पर हमारे मध्य प्रदेश में होती है। या तो ये तो सार्वभौमिक नियम ही है कि चट्टान कैसे बनती है। ठीक है, तो मान लीजिए कि वर्षा हो रही है और ये वर्षा 1 साल, 10 साल, 50 साल, 100 साल, 500 साल तक लगातार हो रही है। ठीक है, तो इस वर्षा का प्रभाव कहीं ना कहीं इस चट्टान पर जो है 1 साल में नहीं, 2 साल में नहीं, 10 साल में नहीं, 50 साल में तो पड़ेगा ही पड़ेगा। और तो कालांतर में क्या होगा, निश्चित रूप से इस चट्टान में होगा क्या कि ये चट्टान जो है, अगर ये चट्टान टूटेगी, फूटेगी, टुकड़ों में विभाजित होगी और कालांतर में जो है तो मिट्टी बन जाएगी। ठीक है, वहीं मैं बात करूं तापमान का, तापमान कैसे प्रभावित करता है। तो अब एग्जाम्पल यही है, आपको पता है कि किसी भी पदार्थ में जब हम तापमान बढ़ाते हैं
तो उसके अणुओं में क्या होता है, प्रसार होता है, ठीक है। और जब हम उसी उसी पदार्थ में हम जब उसका निम्न तापमान देते हैं तो क्या होता है, उसके मध्य अणुओं में क्या होता है, संपीड़न होता है, ठीक है। तो जब ये पत्थर जो कि बाहर ऐसे खुला पड़ा हुआ है तो तेज धूप का भी और कड़ी ठंड का भी इस पर प्रभाव पड़ता है। तो निश्चित रूप से इसमें जो अणु हैं उनमें प्रसार भी हो रहा होगा और संपीड़न भी हो रहा होगा। और ये जो क्रिया है वो लगातार कई वर्षों तक होती है, 50, 100, 150, 500 सालों तक। तो कालांतर में हुआ क्या, होता ये है कि धीरे धीरे ये जो संपीड़न हुआ, फैलाव हुआ, संपीड़न हुआ, फैलाव हुआ, फलस्वरूप क्या हुआ, ये जो चट्टान होती है इनमें क्या हो जाते हैं, ये दरारें पड़ जाती हैं, क्रैक्स आ जाते हैं। और यही फिर कालांतर में कई टुकड़ों में बढ़ जाती है। फिर वही क्रिया उन टुकड़ों में भी होती है, वो भी कई टुकड़ों में बढ़ जाते हैं और धीरे धीरे वो जो है आपकी मृदा बन जाती है, ठीक है। इसके बाद आर्द्रता, आर्द्रता की कैसे, जैसे मैंने बताया, कभी आपने देखा होगा कि पत्थर की एक चट्टान है उसमें भी पेड़ हो आते हैं, तो संभव है क्या, कैसे उगते होंगे, तो उसका रीजन कहीं ना कहीं ये आर्द्रता है। कि निश्चित रूप से मान लीजिए कि ये दरार थी, अब पानी गिरा और इन्हीं दरारों में वो पानी भर गया और धीरे धीरे पानी के जमाव के फलस्वरूप ही वहां पर काई वगैरह उत्पन्न होने लगी और धीरे 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 देखते देखते वहां पर वो वनस्पति भी उग जाती है। अब जब वनस्पति उगेगी तो वो अपने लिए स्पेस बनाएगी तो निश्चित रूप से ये जो दरार है उन दरारों को और वो बड़ी कर देगी और फलस्वरूप क्या होगा, पत्थर के टुकड़े हो जाएंगे और कालांतर में वही टुकड़े जो है मृदा में परिवर्तित हो जाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से वर्षा, तापमान और आर्द्रता ये तीनों मिलकर भौतिक कारक का निर्माण करते हैं और यही भौतिक कारक आपकी मृदा के निर्माण में सहायक होती है। इसके बाद दूसरा रीजन है आपका रासायनिक कारक, ठीक है। तो रासायनिक कारकों से किस प्रकार मृदा का निर्माण होता है, तो यहां पर आप ये बताइए कि ये जो चट्टान है, ये जो पत्थर की चट्टान है, ये किसी न किसी खनिज की ही बनी होगी। खनिज का कहने का मतलब है कि या तो ये चट्टान किसकी होगी, कैल्शियम की होगी, या तो मैग्नीशियम की होगी, या मान लीजिए जिप्सम होगा, या चूना पत्थर होगा, कुछ ना कुछ तो होगा इस चट्टान में जिससे ये चट्टान बनी है, ठीक है। अब होगा क्या कि मान लीजिए कि पानी बरसा, पानी गिरा, बारिश हुई, कालांतर में फिर यही जो चूने की चट्टान है ये क्या होगी, घुलेगी और घुलने के फलस्वरूप वही धीरे 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 क्या है, मृदा में मिश्रित हो जाएगी और मृदा का निर्माण करेगी। तो ये सभी प्रकार की कोई भी खनिज होगा, या तो अगर घुलनशील होगा तो पानी में घुल के बह जाएगा, नहीं तो ये भौतिक कारक जिम्मेदार है ही है इन कैल्शियम मैग्नीशियम की चट्टान को तोड़ने में और मृदा में बदलने के लिए, ठीक है। तो इस प्रकार से ये भौतिक कारक और रासायनिक कारकों के द्वारा आपकी मृदा का निर्माण होता है, ठीक है दोस्तों। अब हम देखते हैं हमारे मध्य प्रदेश में मृदा का क्षेत्रवार वितरण। तो आइए, तो यहां पर देखते हैं हम कि मध्य प्रदेश में मृदा के कौन कौन से प्रकार हमें मिलते हैं, ठीक है। तो यहां पर देखिए, सबसे पहले मैंने यहां पर दो आरेख बनाए हैं। यहां पर मैंने लिखा है सबसे पहले कि मुख्य मृदा और साथ में यहां पर लिखा है मैंने अन्य मृदा। मुख्य मृदा मतलब वो मृदा है जो कि मध्य प्रदेश मृदा सर्वेक्षण विभाग के द्वारा मध्य प्रदेश में कौन कौन सी मिट्टियां मिलती हैं उस आधार पर मैंने इन मिट्टियों को शामिल किया है और उन्हें हमने किसमें शामिल कर दिया है, मुख्य मृदा में, ठीक है। लेकिन हमारे मध्य प्रदेश में इन मुख्य मृदाओं के अलावा भी कुछ अन्य मृदाएं प्राप्त होती हैं। जैसे कि मैं बात करूं लेटेराइट मृदा की या बालुई मृदा की, तो हमारे मध्य प्रदेश में ये मृदाएं भी पाई जाती हैं, ठीक है। लेकिन मध्य प्रदेश मृदा सर्वेक्षण विभाग के द्वारा ये 5 मिट्टियां मुख्य रूप से हमारे मध्य प्रदेश में पाई जाती हैं। तो कौन कौन सी है मुख्य मृदाओं में, तो सबसे पहले देखिए, पहली आती है आपकी काली मृदा, ठीक है। काली मृदा का जो क्षेत्रफल है वो सर्वाधिक मात्रा में है। यहाँ पर सभी मिट्टियों में अगर मैं बात करूं मध्य प्रदेश में कौन सी मिट्टी सर्वाधिक क्षेत्रफल पर पाई जाती है, तो वो है आपकी काली मृदा। बाकी इनके बारे में डिटेलिंग हम बाद में करेंगे। इसके बाद दूसरी जो है आपकी लाल और पीली मृदा। तो लाल और पीली मृदा का जो प्रतिशत है वो लगभग 36% भूभाग पर मध्य प्रदेश के पाई जाती है, जबकि काली मृदा का कितना है, 47.5%। इसके बाद आता है आपका मिश्रित मृदा, ठीक है। मिश्रित मृदा में मतलब ऐसी मृदा है जिसमें काली मृदा भी आती है, लाल पीली मृदा भी आती है। तो सभी मिट्टियों को आप मिला दो तो वो मिट्टी कैसी मिट्टी कहलाती है, मिश्रित। तो उसका जो प्रतिशत है वो 8% क्षेत्रफल पर हमारे मध्य प्रदेश में प्राप्त होती है। इसके बाद जलोढ़ मृदा, जलोढ़ मृदा का है 3%। इसके बाद है आपकी कछारी मृदा, इसका है आपका 1%।
ठीक है। इसके बाद देखिए यहां पर मैंने लिखा है कि रंग एवं मोटाई के आधार पर काली मृदा को 3 भागों में बांटकर हम पढ़ते हैं। ठीक है, रंग एवं मोटाई के आधार पर। मोटाई का मतलब ये है, कंफ्यूज नहीं होना है, मोटाई का मतलब ये है कि जमीन की कितनी गहराई तक ये काली मिट्टी पाई जाती है, उस गहराई के आधार पर हमने उस काली मृदा को जो है 3 भागों में बांटकर हम पढ़ते हैं। पहला है आपका साधारण काली मृदा, दूसरा है आपका गहरी काली मृदा और तीसरा है आपका छिछली काली मृदा। ठीक है, तो साधारण काली मृदा का प्रतिशत है लगभग 37%, गहरी काली मृदा है 3.1% और छिछली काली मृदा का प्रतिशत है 7.1। तो दोस्तों कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछ लेता है कि बताइए कि निम्नलिखित मिट्टियों में से किसका प्रतिशत सर्वाधिक है। ऑप्शन दे देगा आपको साधारण काली, दूसरा है गहरी काली, तीसरा ऑप्शन है छिछली काली या चौथा है आपका लाल और पीली मृदा। तो सिर्फ आपको फोकस यहां नहीं करना कि बस काली मृदा सर्वाधिक क्षेत्रफल पर पाई जाती है और फुर्सत हो गया अपन, आपको यहां पर भी ध्यान देना है। ठीक है, क्योंकि ये 37% भाग पर जो है साधारण काली मिट्टी हमारे मध्य प्रदेश में मिलती है, जो कि इस काली मृदा का 37% है। ठीक है, तो ये तो हम अभी इनका हम क्षेत्रवार वितरण भी प्रस्तुत करेंगे आपके सामने एक सचित्र के माध्यम से, चित्र के माध्यम से। लेकिन इसके बाद यहाँ पर हम और देखते हैं कि यहाँ पर मैंने लिखा है अन्य मृदा। ठीक है, अन्य मृदाओं में मैंने बात करी थी लेटेराइट मृदा। तो लेटेराइट मृदा जो है ये मृदा बनती कैसे है, क्योंकि यहीं पर हम बात कर लेते हैं इनके बारे में कि जो मृदा के निक्षलन की प्रक्रिया के फलस्वरूप जो मिट्टी बनती है उसे हम लेटेराइट मिट्टी बोलते हैं। इसकी सबसे खास बात यह है दोस्तों कि ये मिट्टी निश्चित रूप से उन भागों में पाई जाती है, उन क्षेत्रों में पाई जाती है जहां वर्षा की मात्रा सर्वाधिक होती है। ठीक है, जैसे मैं बात करूं हमारा जो पचमढ़ी और जो मैकाल पर्वत श्रेणी है उसके उत्तरी भागों पर, चूंकि यहाँ पर जो है वर्षा की मात्रा सर्वाधिक होती है, हमने देखा था अभी पिछले लेक्चर में। ठीक है, कि ये सर्वाधिक वर्षा का क्षेत्र होता है। तो यहाँ पर वर्षा अधिक होने के कारण चूंकि मिट्टी जो होती है, मिट्टी की चूंकि मैंने अभी बताया कि वो खनिजांश जीवाश्म होते हैं। ठीक है, तो जब भारी वर्षा हुई तो मिट्टी में जो भी खनिज वगैरह है जितने भी, चाहे वो कैल्शियम हो, मैग्नीशियम हो, चूना पत्थर, चूना हो, कुछ भी हो, तो वो निक्षरण की प्रक्रिया के फलस्वरूप कहाँ चले जाते हैं, भूमि के निचले स्तर पर चले जाते हैं। ठीक है, तो उसके फलस्वरूप जो मिट्टी आपकी बनी वो कैसी मिट्टी कहलाई, लेटेराइट मिट्टी। ठीक है, और उसका जो रंग होता है वो साधारणतया लाल होता है। ठीक है, तो इसका जो पीएच मान होता है ये आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि प्रीलिम्स की परीक्षा में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि लेटेराइट मिट्टी का पीएच मान कितना होता है या किस प्रकृति की होती है ये। ठीक है, तो इसका जो पीएच मान होता है वो 7 से कम होता है, अर्थात ये मृदा की जो प्रकृति हुई वो अम्लीय हुई। ठीक है, इसके बाद ये जो लेटेराइट मिट्टी है ये हमारे मध्य प्रदेश के 4% भूभाग पर पाई जाती है और निश्चित रूप से ये कहां पर मिलती है आपको, ये सतपुड़ा और मैकाल के उत्तरी पहाड़ी पठारी भागों पे। इसके बाद नेक्स्ट है आपकी बालुई मृदा। बालुई मृदा निश्चित रूप से आप लोग जानते होंगे कि जो हम बालू जो मकान बनाने के निर्माण में आता है वही आपकी, उसी को हम नाम देते हैं बालुई मृदा का। ठीक है, और वो बालुई मृदा हमें प्राप्त कहां से होती है, हमारे मध्य प्रदेश में जितनी भी नदी घाटियां हैं, चाहे वो नर्मदा हो, चाहे वो सोन हो, चाहे वो चंबल हो, सभी नदी घाटियों के जो दोनों किनारों पर हमें किस प्रकार की मिट्टी मिलती है, बालुई मिट्टी मिलती है। और बालुई मिट्टी का जो क्षेत्रफल मिलता है वो लगभग 1% क्षेत्रफल पर पाया जाता है हमारे संपूर्ण मध्य प्रदेश के। ठीक है दोस्तों, तो ये तो थी हमारा एक आरेख के माध्यम से हमने समझने का प्रयास किया कि हमारे मध्य प्रदेश में कितनी प्रकार की मिट्टी है। तो आपको याद रखना है कितने प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं, 5 प्रकार की। ठीक है, और ये वर्गीकरण किसने दिया है, मध्य प्रदेश मृदा सर्वेक्षण विभाग के द्वारा, जबकि 2 अन्य मृदा भी हमारे मध्य प्रदेश में प्राप्त होती है। ठीक, जबकि दोस्तों अगर मैं अपने भारत की बात करूं कि हमारे भारत के संदर्भ में हमारे भारत में कितनी प्रकार की मुख्य मृदाएं पाई जाती हैं, तो हमारे भारत की अगर मैं बात करूं तो कृषि अनुसंधान जो परिषद है, कृषि अनुसंधान परिषद ने हमारे भारत में 8 प्रकार की मुख्य मृदाओं को शामिल किया है मुख्य मृदाओं में, और जबकि 27 प्रकार की मृदाओं को गौण मृदाओं में शामिल किया है। ठीक है, ये थोड़ा सा फैक्ट है, आपको ध्यान में रखना है कि 8 मिट्टियां मुख्य मृदा में और 27 मिट्टियां गौण मृदा में। ठीक, चलिए तो अब देखते हैं हम मध्य प्रदेश में जो मिट्टियां थी उन मिट्टियों का क्षेत्रवार विवरण। जिस मिट्टी की अभी हमने बात करी थी कि मध्य प्रदेश में 5 मिट्टियां हैं, उन्हीं मिट्टियों के का हमने एक मध्य प्रदेश का मैप बनाया है और उसमें हमने विभाजित कर दिया है कि किस क्षेत्र में मध्य प्रदेश की कौन सी मिट्टी हमें प्राप्त होती है। तो थोड़ा सा एक बार आप इस डायग्राम पे नजर देखिए
तो यहाँ पर मैंने लिखा है, ये पूरा जो क्षेत्र देख रहे हैं आप, ये पूरा जो आपका पश्चिमी मध्य प्रदेश है, उस पश्चिमी मध्य प्रदेश में आपकी कौन सी मिट्टी मिल रही है, यहाँ पर काली मिट्टी। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर बात करें तो ये जो क्षेत्र है आपका रेड कलर से यहाँ पर लिखा हुआ, ये मिश्रित मृदा का क्षेत्र है। साथ में ये जो है पूर्वी पूरा मध्य प्रदेश हमारा, जो कि रीवा पन्ना के पठार से लेकर के आपके बालाघाट तक का पूरा जो क्षेत्र है, या कह सकते हैं आप संपूर्ण पूर्वी मध्य प्रदेश, यहाँ पर कौन सी मिट्टी है आपकी, लाल और पीली मिट्टी। इसके बाद ये जो क्षेत्र है, अभी हमने बात की थी कि जो पचमढ़ी का और क्षेत्र है, उस क्षेत्र में सर्वाधिक वर्षा होती है, फलस्वरूप यहाँ पर कौन सी मिट्टी प्राप्त होती है हमें, लैटेराइट मृदा। इसके बाद जाए तो ये जो आपका भिंड, मुरैना, श्योपुर और ग्वालियर शिवपुरी का जो क्षेत्र है, यहाँ पर आपकी जलोढ़ मृदा प्राप्त होती है। और ये कुछ एरिया है आपका यहाँ पर, जैसे शिवपुरी है और दतिया के क्षेत्र में बहुत 1% भूभाग पर आपकी कछारी मृदा पाई जाती है। ठीक है, तो हमने मेन रूप से काली मृदा, मिश्रित मृदा, लाल पीली मृदा, जलोढ़ मृदा और कछारी मृदा, यही हमने मुख्य रूप से मृदाओं के बारे में हमने पढ़ा था। ठीक है, तो चलिए अब बात करते हैं। अब बात यह है कि अगर मान लीजिए कि आपकी मुख्य परीक्षा में एग्जामिनर किसी भी मृदा के बारे में पूछ सकता है। वैसे जो इन सभी मृदाओं में जो सबसे इंपॉर्टेंट मृदा है वो आपकी है ब्लैक सॉइल, काली मृदा। लेकिन हो सकता है कि वो अब चूंकि पैटर्न चेंज होने वाला है तो वो 50 शब्दों के प्रश्न में लाल पीली मृदा भी पूछ ले या मिश्रित मृदा भी पूछ ले। तो मैं बताना चाह रहा था आपको कि एक पैटर्न आप फॉलो करिए कि अगर किसी भी मृदा के बारे में आपसे पूछा जाए तो आप क्रमशः किन किन बिंदुओं पर बात करेंगे। तो आपका जो, अगर आपके दिमाग में ये बिंदु अगर सेट है तो निश्चित तौर पर आपका दिमाग जो है भटकेगा नहीं और आप क्रमवार जो है अपने प्रश्न का उत्तर लिख पाएंगे। तो सबसे पहले वो बिंदु देखिए कि मैं किन बिंदुओं की बात कर रहा हूं। सबसे पहले अगर किसी भी मृदा के बारे में पूछता है तो आपको क्या बताना है, मृदा का निर्माण, कि मृदा का निर्माण कैसे हुआ है। ठीक है, कैसे हुआ है अब मैं आपको जब डिटेलिंग बताऊंगा तो मैं आपको चर्चा करूंगा। दूसरा बताएंगे आप कि उस मृदा का क्षेत्रफल कितना है। ठीक है, जैसे हमने अभी देखा था कि जो काली मृदा है उसका कुल क्षेत्रफल कितना है, 47.6%। ठीक है, अच्छा एक चीज और थोड़ा सा आप करेक्शन कर लीजिएगा, आरेख में जो हमने बनाया था उसमें हमने काली मृदा का परसेंटेज रखा था 47.5, जबकि क्या है 47.6% है। ठीक है, तो वहां पे करेक्शन 7 पॉइंट यहाँ पे 4 था, यहाँ पर आपको 7.5 ही करना है। ओके, तो ठीक है, क्षेत्रफल बताना है तो आपने क्षेत्रफल बता दिया। इसके बाद उस मृदा की, जिस मृदा के बारे में आपसे पूछा गया है, उस मृदा की विशेषता क्या है, उन विशेषताओं के बारे में बता देंगे। विशेषता मतलब कि उस पर्टिकुलर मृदा में किस किस तत्वों की प्रधानता मिलती है, कौन कौन से तत्व कम मिलते हैं उसमें या नहीं पाए जाते, उसका पीएच मान क्या है, उसकी प्रकृति क्या है। जब ये चीजें बता देंगे तो वही उस मृदा की क्या हो जाएगी, विशेषता हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद आप बात करेंगे कि जो मृदा है वो मध्य प्रदेश के किन किन जिलों में व किन किन क्षेत्रों में पाई जाती है, उसका वर्णन कर देंगे आप। और उसके बाद बता देंगे तो सबसे महत्वपूर्ण है कि उस मृदा में पर्टिकुलर किस प्रकार की फसल या कौन सी मुख्य रूप से फसल जो है बोई जाती है। ठीक है, तो ये जब आप पैटर्न फॉलो करेंगे और अपने दिमाग में यही 5 चीजें आप रखेंगे तो निश्चित तौर पर आपके आंसर में जो है सभी चीजें वहां पर आप दे पाएंगे। ठीक है, अब आइए बात करते हैं जो हमारी पहली मिट्टी थी हमारी काली मृदा। ठीक है, तो काली मृदा की बात करते हैं। तो अब मैं बात करूं, जो काली मृदा है वो आप देख पा रहे हैं कि हमारे मध्य प्रदेश के संपूर्ण पश्चिमी भाग में काली मृदा पाई जाती है, जो कि मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल में कितने कितने प्रतिशत भूभाग पर पाई जाती है, 47.6%। ठीक है, काली मृदा का जो स्थानीय नाम है, मतलब कि जो मालवा के क्षेत्र में काली मृदा को किन किन नामों से जाना जाता है, तो आप जान लें कि काली मृदा को रेगुर मृदा भी कहा जाता है, भर्री मृदा भी कहा जाता है और कन्हड़ मृदा भी कहा जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं निर्माण की। तो काली मृदा का निर्माण हुआ कैसे। जब आप भूगर्भिक संरचना, मेरा जो पिछला लेक्चर है अगर आपने वो देखा होगा तो निश्चित तौर पर आपको यहाँ पर बताने की जरूरत नहीं होती, लेकिन मैं बता दे रहा हूं कि काली मृदा का निर्माण जो है वो यहाँ पर पता है आपको कि दक्कन ट्रैप की बेसाल चट्टानों से हुआ, क्योंकि लावा का प्रसार हुआ था। जब लावा फैला तो पूरी इस जगह पर जो है दक्कन के प्रायद्वीप में वो फैल गया। फैलने के फलस्वरूप जो है तो ठंडा हुआ लावा और जो चट्टान बनी वो कैसी चट्टान बनी, आग्नेय चट्टान बनी। ठीक है, सॉरी बेसाल्ट चट्टान बनी और बेसाल्ट चट्टान के ही क्षरण या कह सकते हैं अपर्दन और अपचय के फलस्वरूप किस मृदा का निर्माण हुआ, काली मृदा का निर्माण हुआ। ठीक है,
इसके बाद क्षेत्रफल, क्षेत्रफल तो मैंने आपको बताया अभी कि 47.6% भाग पर काली मृदा जो है संपूर्ण मध्य प्रदेश के पश्चिमी भागों में पाई जाती है। इसके बाद विशेषता क्या है? विशेषता की बात यह है कि इस मृदा में जो है तो देखिए नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी पाई जाती है और मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, आयरन और चूना की अधिकता होती है। ठीक है, याद रखिएगा। तो एक चीज और ये भी है कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और जो ह्यूमस जो है लगभग लगभग सभी प्रकार की मिट्टियों में अनुपस्थित होता है। ओके, इसके बाद देखिए तो काली मृदा का जो पीएच मान होता है वो 7.5 से लेकर 8.5 तक होता है। इसका मतलब इस मृदा की जो प्रकृति होती है वो कैसी प्रकृति होगी? क्षारीय होगी निश्चित रूप से, क्योंकि आपने जब पीएच मान कभी पढ़ा होगा तो देखा होगा कि जब पीएच मान 7 से कम होता है तो प्रकृति कैसी होती है? अम्लीय, और 7 होता है तो मतलब उदासीन, और जब पीएच मान 7 से अधिक और 14 तक होता है तो प्रकृति कैसी होती है? क्षारीय होती है। ठीक है, तो यहाँ पर पीएच मान 7.5 से 8.5 तक है तो प्रकृति कैसी होगी? क्षारीय। इसके बाद आप ये भी देखते हैं कि हम इस मृदा को काली मृदा के नाम से क्यों जानते हैं? क्योंकि इसका जो रंग है वो कैसा है? काला है। तो काला है क्यों इसका रंग? तो ये भी जान लेते हैं। क्योंकि ये जो काली मृदा का जो निर्माण हुआ है वो बेसाल चट्टानों से हुआ है। तो बेसाल चट्टान में हमें एक ये रसायन मिलता है जिसका नाम है टाइटेनीफेरस मैग्नेटाइट। तो टाइटेनीफेरस मैग्नेटाइट की अधिकता के कारण ही इस मृदा का जो रंग होता है वो काला होता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम बात करते हैं और थोड़ी विशेषताएं हैं काली मृदा की। जैसे मैं बात करूं कि काली मृदा में अगर बारिश के मौसम में काली मृदा जो है तो वो एकदम चिपचिपी हो जाती है। अगर इस मिट्टी में आप एक गमले में आप मिट्टी भरे उसमें ज्यादा पानी डाल दें तो वो मिट्टी कैसी हो जाएगी? चिपचिपी हो जाएगी। ठीक है, लेकिन जब ये मिट्टी सूख जाती है तो सूखने के बाद इस मिट्टी में क्या पड़ जाती है? दरारें पड़ जाती हैं। ठीक है, और साथ में यह भी है कि इस मिट्टी में जल धारण करने की जो क्षमता होती है वो सर्वाधिक होती है दोस्तों। ठीक है, वो क्यों होती है? जब हम मिट्टी के भौतिक और रासायनिक गुण पढ़ेंगे तब उसमें आपको ये चीज जो है बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगी। इसके बाद बात करें जिले, तो निश्चित रूप से आप जिले यहाँ पर बता सकते हैं कि काली मृदा के क्षेत्र में कौन कौन से जिले सम्मिलित किए जाते हैं। तो मध्य प्रदेश के संपूर्ण पश्चिमी मध्य प्रदेश में जितने भी जिले सम्मिलित हैं आपके आते हैं यहाँ पर, जैसे आपका मैं नाम ले लूं जैसे कि इंदौर हो गया, उज्जैन हो गया। ठीक है, यहाँ पे आपका गुना हो गया, सागर का भी कुछ क्षेत्र है जहां पर आपकी काली मिट्टी मिलती है, भोपाल हो गया, रायसेन हो गया, सीहोर हो गया। इसके बाद यहाँ पे आए तो खंडवा हो गया। तो ये सब जिले जो है, बड़वानी है, झाबुआ है, इन सब जिलों में आपकी काली मिट्टी प्राप्त होती है। अब फसलें कौन कौन सी होती हैं? तो आपको पता है दोस्तों कि काली मिट्टी जो है तो वो कपास की फसल के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है। ठीक है, यही वो क्षेत्र है खंडवा और खरगोन के जहां पर काली मिट्टी मिलती है, और यही दोनों जो जिले जो है वो कपास उत्पादन के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद हम बात करते हैं जलोढ़ मृदा की। ठीक है, कि जलोढ़ मृदा का निर्माण कैसे हुआ? जलोढ़ मृदा का निर्माण जो है ग्रेनाइट और नीच चट्टानों के अपरदन व अपक्षय, साथ ही चंबल नदी के लगातार अवसादों के निक्षेप करने के फलस्वरूप जलोढ़ मृदा का निर्माण हुआ है। ठीक है, अब जलोढ़ मृदा का जो क्षेत्रफल है उस क्षेत्रफल की बात हमने कर ली थी। इसके बाद विशेषताएं क्या होती हैं जलोढ़ मृदा की दोस्तों? जलोढ़ मृदा का जो पीएच मान होता है वो 7 होता है। कहने का मतलब इसकी जो प्रकृति होती है वो कैसी होती है? वो उदासीन होती है। इन सभी प्रकार की मिट्टियों में सबसे उपजाऊ मिट्टी कौन सी होती है? आपकी जलोढ़ मृदा। ठीक है, सबसे ज्यादा उपजाऊ मिट्टी होती है आपकी जलोढ़ मृदा। ये भी क्वेश्चन ध्यान में रखना है आपको कि प्रीके में ये क्वेश्चन जो है बनता है कि निम्नलिखित मिट्टियों में से कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ है, और हम हमेशा कंफ्यूज हो जाते हैं काली मिट्टी में। तो यहाँ पर कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, वो राइट आंसर होगा आपका जलोढ़ मृदा। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं हम आपकी मिश्रित मृदा की। ठीक है, क्षेत्र तो आपको पता है जलोढ़ मृदा का कौन कौन सा क्षेत्र है, तो आपका श्योपुर, भिंड, मुरैना और यहाँ पर शिवपुरी, ग्वालियर, ये इन जिलों में जो है तो आपकी जलोढ़ मृदा पाई जाती है। फसलों की बात कर ले यहाँ पर, तो आप जानते हैं कि यहाँ पर जो है तिल हो गया, सरसों हो गया, ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, इस प्रकार की प्रमुख फसलें यहाँ पर बोई और उपजाई जाती है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं हम मिश्रित मृदा की। मिश्रित मृदा जो है, मिश्रित मृदा का जो निर्माण हुआ है वो विंध्य क्रम की शैलों, साथ ही गोंडवाना और धारवाड़ क्रम के शैल समूहों के अपक्षय व अपरदन के फलस्वरूप हुआ है। ठीक है, इसका जो क्षेत्रफल है वो हमने आरेख में देखा है हमने की। इसके बाद इसका जो विशेषताएं होती हैं,
अब इसको हमने मिश्रित नाम क्यों दिया है दोस्तों? क्योंकि आप देखें यहाँ पर कि ये एकदम से ये काली मृदा का क्षेत्र है। इसके बाद यहाँ पर कौन सा क्षेत्र चालू हो जाता है? लाल और पीली मृदा का। ठीक है, तो ऐसा तो नहीं है ना कि एकदम से काली मृदा समाप्त हो जाएगी और एकदम से यहाँ से लाल और पीली मिट्टी चालू हो जाएगी, है ना? तो ये कुछ क्षेत्रों तक यहाँ तक काली मिट्टी पाई जाती है और इन कुछ क्षेत्रों तक जो है तो लाल और पीली मिट्टी का हमें मिलती है। तो कुल मिला के यहाँ पर काली मिट्टी भी है, लाल और पीली मिट्टी भी है, इसलिए हमने इस क्षेत्र को नाम क्या दे दिया? मिश्रित मिट्टी का प्रदेश। ठीक है, अब यहाँ पर जो है तो कौन कौन से जिले आते हैं? तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका जैसे कि आपका सागर हो गया, आपका दमोह हो गया, इसके बाद जबलपुर का भी कुछ क्षेत्र है, नरसिंहपुर का भी कुछ क्षेत्र है। तो ये सब मिला करके इधर आपका जो है तो पन्ना का क्षेत्र, टीकमगढ़ का क्षेत्र, ये सारे जिले जो है सम्मिलित किए जाते हैं। अब यहाँ की जो प्रमुख फसल है इस मिश्रित मिट्टी में मुख्य रूप से जो है तो आपके मोटा अनाज बोया जाता है। ठीक है, यहाँ पर भी आपका ज्वार बाजरा जो है, गेहूं है, ये प्रमुख फसल यहाँ पर उपजाई जाती है। इसके बाद बात करें हम करते हैं कछारी मृदा की कि कछारी मृदा होती क्या है। तो दोस्तों बाढ़ के जो दौरान जब नदियां प्रत्येक वर्ष अपने साथ जो अवसाद या मिट्टी जो बहा कर लाती हैं, उसी मिट्टी को किस मिट्टी के नाम से जाना जाता है? कछारी मिट्टी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब इसका जो प्रमुख क्षेत्र है वो आप देखेंगे तो ये दतिया यहाँ पर है, शिवपुरी का कुछ क्षेत्र है। तो मतलब कि लगभग ये हमारे मध्य प्रदेश में 1% भूभाग पे पाई जाती है। तो इसका क्षेत्रफल हमारे प्रदेश में सबसे कम है। तो सबसे कम क्षेत्रफल में पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी है? तो वो है आपकी कछारी मिट्टी। ठीक है दोस्तों, तो अब यहाँ पर भी फसलें कौन कौन सी हैं? तो यहाँ की भी फसलें मुख्य रूप से जो है तो वो ज्वार बाजरा रागी और तिल वगैरह यहाँ पर मुख्य रूप से बोई जाती हैं। इसके बाद हम बात करते हैं लाल और पीली मृदा की। तो लाल और पीली मृदा का निर्माण कैसे हुआ? लाल और पीली मृदा का निर्माण भी विंध्यन क्रम की शैल और गोंडवाना तथा धारवाड़ क्रम की शैल समूहों के अपर्दन और अपक्षय के फलस्वरूप हुआ है। ऐसा क्यों मैं कह रहा हूं? अगर आपने मेरा लेक्चर, फिर से मैं एक बार कह रहा हूं, अगर मेरा लेक्चर आपने भूगर्भिक संरचना को देखा होगा तो निश्चित तौर पर यहाँ पर आप बता सकते हैं कि चूंकि ये जो क्षेत्र है आपका, इस क्षेत्र में कौन सी शैल समूह मिलता है? हमें गोंडवाना मिलता है, गोंडवाना शैल समूह। ठीक है, और ये जो मध्य का पूरा क्षेत्र है यहाँ पर, ये विंध्यन शैल समूह मिलता है हमें। तो विंध्यन शैल समूहों के अपर्दन, साथ ही गोंडवाना, और यहाँ पर चूंकि हमें मिलता है कौन सा? धारवाड़। ठीक है, तो धारवाड़, इसलिए मैंने नाम दिया विंध्यन, गोंडवाना और धारवाड़ शैल समूहों के अपक्षय व अपर्दन के फलस्वरूप जो है लाल और पीली मिट्टी का निर्माण हुआ है। ठीक है, इसका जो क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल की बात हमने करी थी कि ये भी मध्य प्रदेश के लगभग 36% भूभाग पर पाई जाती है। इसके बाद इसकी विशेषता दोस्तों, अब आपको पता है कि इसका जो पीएच मान होता है वो 5.4 से 8.4 पीएच होता है। मतलब कि ये जो मिट्टी होती है वो अम्लीय भी होती है और क्षारीय भी होती है। ठीक है, इसके बाद देखिए, अच्छा दूसरा पॉइंट है कि इस मिट्टी को लाल और पीली मिट्टी क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके रंग के कारण, क्योंकि इसकी मिट्टी का जो रंग होगा वो लाल और पीला होता है। तो अब बात करते हैं कि इस मिट्टी का लाल रंग क्यों होता है और साथ ही पीला रंग क्यों होता है। ठीक है, तो दोस्तों जब यहां पर देखें कि जब जो आयरन होता है जब ऑक्सीजन के साथ क्रिया करता है तो कौन सा रंग देता है हमें? लाल। और साथ ही जब फेरिक ऑक्साइड जो है जल के साथ जब अभियोजन करता है, संयोजन करता है, तो जल योजन जो कहलाती है क्रिया, उसके दौरान हमें कौन सा रंग प्राप्त होता है? पीला। अच्छा, एक एग्जांपल मैं आपको बताऊं, आपने कभी जंग लगते हुए देखा है? अगर किसी लोहे में जंग लगता है, जंग लगने के लिए आवश्यक शर्तें क्या है? कि आर्द्रता होने के साथ साथ ऑक्सीजन की उपस्थिति होगी वहां पर, तभी जंग लगेगी। तो जब जंग लगे किसी भी लोहे पर तो आप उसको रगड़ कर देखिएगा कि आपको कौन सा रंग प्राप्त होता है। तो देखेंगे वो रंग पीला होगा या लाल होगा। तो वो लाल और पीला क्यों हो रहा है? क्योंकि वो आयरन O2 के साथ और H2O के साथ क्रिया करता है, तब हमें लाल और पीला रंग प्राप्त होता है। अगर बात हम ये करेंगे, ये हमें आयरन मिलता कहां से, लोहा कहां से मिलता है हमें? तो पता है यहाँ पर धारवाड़ सेल समूह है पूरी की पूरी, और इन्हीं धारवाड़ सेल समूहों में आयरन जो है एक धात्विक खनिज है। तो इन्हीं धारवाड़ समूह में इसकी उपस्थिति के कारण हमें आयरन की प्राप्ति होती है, और यही आयरन जब O2 और H2O के साथ क्रिया करता है तो लाल और पीला रंग प्राप्त होता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद इस यहाँ पर जो प्रमुख फसल है,
क्योंकि ये जो क्षेत्र है, जब हमने वर्षा प्रदेशों के बारे में पढ़ा था मध्य प्रदेश में, तो प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया था कि ये जो क्षेत्र है यहाँ पर लगभग 150 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है, तो ये सर्वाधिक वर्षा का क्षेत्रफल भी है। इसके बाद आप जानते हैं कि ये जो क्षेत्र है यहाँ पर जो है तो धान की खेती सर्वाधिक होती है। क्यों? क्योंकि धान के लिए जो आवश्यक जो तत्व है वो है आपका वर्षा, पानी बहुत चाहिए होता है। तो इसकी खेती उन्हीं क्षेत्रों पर की जाती है जहां पर वर्षा की या तो उपलब्धता हो या तो प्राकृतिक रूप से बारिश होती हो वहां पर अधिक मात्रा में। तो इन क्षेत्रों पर वर्षा अधिक होती है, अतः यहाँ पर धान की खेती मुख्य रूप से की जाती है। ठीक है। साथ ही लाल और पीली मृदा में मुख्य रूप से हमें साल वन देखने मिलते हैं। ठीक है। साल वृक्ष के जो वन मिलेंगे आपको वो किस मृदा में मिलेंगे? लाल और पीली मृदा में। जबकि सागौन वन के जो वृक्ष मिलेंगे आपको वो कहां मिलेंगे? काली मृदा में मिलेंगे। ठीक है दोस्तों। इसके बाद बात करें लैटेराइट मृदा की, तो ये हमारी याद रखिएगा कि हमारी ये मुख्य मृदा में शामिल नहीं है, इसको हमने अन्य मृदा में शामिल किया था। लेकिन चूंकि इसका भी प्रतिशत हमारे मध्य प्रदेश में लगभग 4% भूभाग पर पाई जाती है, इसलिए हम यहाँ पर इसकी बात करते हैं कि लैटेराइट मृदा मृदा के निक्षालन के फलस्वरूप प्राप्त होती है, खनिजों के निक्षालन के फलस्वरूप, और इसका जो पीएच मान होता है वो 7 से कम होता है, अर्थात इसकी जो प्रकृति होती है वो अम्लीय होती है दोस्तों। ठीक है। तो इस प्रकार से हमने मध्य प्रदेश की मृदा का जो है क्षेत्रवार वितरण जो है वो हमने देख लिया है, और प्रत्येक मृदा का निर्माण, उनका क्षेत्रफल, विशेषता, जिले और फसलें, इस पर हमने बात कर ली है। तो अगर इस मैप को आप ध्यान से देखेंगे तो सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। लेकिन इसके लिए आवश्यक ये है मित्रों कि आपको अभी तक मैंने जितने भी लेक्चर दिए हैं आपको, उन सारे लेक्चरों को अगर आप गहन अध्ययन करेंगे या आप अच्छे बैठ करके एक बार में उनको आप देखेंगे तो निश्चित तौर पर आपको ये लेक्चर समझ में आएगा। और जब सबसे पहला लेक्चर जो मैंने बनाया था, जहां पर मैंने आपको बताया था कि चूंकि हमने मध्य प्रदेश को बांटा था विषयवार और हर चीजें एक दूसरे से रिलेट करती हैं, तो जब तक आप प्रीवियस लेक्चर नहीं देखेंगे आपको अगला लेक्चर समझ में नहीं आएगा। मतलब ऐसा तो नहीं कि समझ में नहीं आएगा, लेकिन आप अच्छे तरह से उसको कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों। तो ये तो हो गया हमारा मध्य प्रदेश का क्षेत्रवार वितरण। इसके बाद हम देखते हैं मध्य प्रदेश में मृदा अपरदन। चलिए, तो अब हम देखते हैं कि मध्य प्रदेश में मृदा अपरदन। ठीक है। तो यहाँ पर अपरदन को समझने से पहले सबसे पहले बोर्ड पे देखिए कि हमें किन किन बातों पर, बिंदुओं पर चर्चा करनी है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि अपरदन क्या है। दूसरा है कि मध्य प्रदेश में मृदा अपरदन के कितने प्रकार मिलते हैं हमें। ठीक है, कि मृदा अपरदन के कितने प्रकार होते हैं मध्य प्रदेश में। और तीसरा है आपका कि अपरदन को रोकने के कौन कौन से उपाय हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहली बात आती है कि अपरदन है क्या। ठीक है, तो अपरदन क्या है। तो अगर मैं इसकी परिभाषा दूं आपको कि अपरदन के विभिन्न कारकों के द्वारा, तो अपरदन के विभिन्न कारकों के द्वारा, तो ये कारक कौन कौन से हो सकते हैं। ये कारक हो सकता है आपका वर्षा का जल, और ये कारक हो सकता है आपका तेज गति से बहने वाली वायु। ठीक है, ये कारक हो गए। तो अपरदन के विभिन्न कारकों के द्वारा, जैसे कि वर्षा का जल या वायु, जब भूमि की ऊपरी परत से, या ऐसा कहें कि जो भूमि की ऊपरी सतह से मृदा के महीन कणों का या तो बह जाना या तो वायु के साथ उड़ के कहीं अन्यत्र चले जाना ही क्या कहलाती है, आपकी मृदा अपरदन कहलाती है। ठीक है दोस्तों। तो मैं एक बार और रिपीट कर दूं कि मृदा अपरदन के विभिन्न कारकों के द्वारा जब मृदा के महीन कण, या कह सकते हैं यही महीन कण जो है बहुत उपजाऊ होते हैं, यही उपजाऊ कण जब अन्यत्र एक किसी दूसरे स्थान पर उड़ करके या बह करके चले जाते हैं तो यही आपकी मृदा अपरदन कहलाती है। अब बात करते हैं कि यह मृदा अपरदन एक्चुअली मध्य प्रदेश में होता किस रीजन से है। ठीक है, तो आप ये देखेंगे कि पाएंगे कि हमने बात की थी कि हमारे मध्य प्रदेश जो है भारत के मध्य में स्थित है। साथ ही मध्य प्रदेश के मध्य से होकर लगभग कर्क रेखा निकलती है। तो जब गर्मियों के दिनों की मैं बात करूं तो गर्मियों के दिनों में होता क्या है कि मध्य प्रदेश के उत्तरी जिलों में जो है यहाँ का तापमान जो है सर्वाधिक पाया जाता है। ठीक है, अब जब तापमान सर्वाधिक होता है तो जो मृदा की आर्द्रता होती है वो लगभग क्या हो जाती है, एकदम शून्य हो जाती है। तो शून्य हो जाने के कारण इन क्षेत्रों की जो मृदा है वो कैसी हो जाती है, भुरभुरी हो जाती है। निश्चित तौर पर अगर कोई मिट्टी है उसमें पानी डालेंगे तो उसके कण आपस में
जुड़े हुए होंगे। अब जब यही पानी जो है तापमान के कारण जो है तो आर्द्रता खत्म हो गई, तो वो कण आपस में क्या हो गए, टूट गए। टूटने का मतलब है कि भुरभुरी हो गई। अब जब इसी भुरभुरी मृदा में जब जब वर्षा ऋतु, क्योंकि ग्रीष्म ऋतु के बाद कौन सी ऋतु आती है, वर्षा ऋतु। अब जब वर्षा ऋतु में मूसलाधार बारिश होगी, तो उन्हीं बारिश में क्या होती है, ये जो भुरभुरी मिट्टी है, यही मिट्टी क्या हो जाती है, वर्षा के साथ बह जाती है। या जब धूल भरी आंधियां चलती हैं तो क्या होती है, यही ऊपरी परत जो है आपकी वायु के साथ उड़ जाती है। इसी समस्या को क्या कहा जाता है, मृदा अपरदन कहते हैं। तो हमारे यही मृदा अपरदन, अब आपको थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा कि ये हमारे मध्य प्रदेश में इतना क्यों हो रहा है, क्योंकि रीजन क्या है, यही है कि यहाँ की मिट्टी तो जलोढ़ मिट्टी है। जलोढ़ मिट्टी आपको पता है इस क्षेत्र में पाई जाती है, अभी हमने बात की थी। तो यहाँ पर क्या होता है, गर्मियों के दिनों में ये मिट्टी भुरभुरी होने के फलस्वरूप जब वर्षा काल में जब तेज बारिश होती है, तो ये दो प्रकार के अपरदन पाए जाते हैं, एक परतदार अपरदन और दूसरा अवनालिका अपरदन। तो अब बात हम करते हैं कि मध्य प्रदेश में अपरदन के कितने प्रकार होते हैं। तो मध्य प्रदेश में अपरदन के दो प्रकार हैं, एक है आपका परतदार अपरदन और दूसरा होता है अवनालिका अपरदन। परतदार अपरदन को इंग्लिश में बोलते हैं सीट इरोजन, जबकि अवनालिका अपरदन को बोलते हैं गली इरोजन। ठीक है दोस्तों, तो ये हमेशा नाम याद रखिएगा। सीट अपरदन मतलब परत, शीट मतलब परत, और गली मतलब होता है नालिका, नली नली बनना, नाली बनना, तो वही है आपकी एक टाइप से गली इरोजन। तो ये अब बात करते हैं कि अपरदन क्या है, परतदार अपरदन क्या है। तो दोस्तों ये होता उन क्षेत्रों में है जिन क्षेत्रों का, अब आपको पता है कि हमारे मध्य प्रदेश में मोस्टली जो है पठारी भूभाग पाए जाते हैं। चाहे आप मालवा का पठार ले लो, चाहे आप बघेलखंड का पठार ले लो, चाहे आप रीवा पन्ना का पठार ले लो, या आप बुंदेलखंड के पठार की बात कर लो, तो मध्य प्रदेश का अधिकतर जो भूभाग है, या तो वहां पर्वत मिलेंगे या तो आपको वो पठारी क्षेत्र मिलेगा। ठीक है, तो इन क्षेत्रों में क्या होता है, तीव्र ढाल पाई जाती है। ठीक है, अब परतदार अपरदन के लिए शर्त ये है कि ये अपरदन उन्हीं स्थानों पर होगा जहां पर क्या पाया जाएगा, आपका तीव्र ढाल होगा, और साथ में क्या होगी, मूसलाधार मूसलाधार वर्षा होगी। ठीक है, अब सोचिए कि अब हमारे यहां में की मिट्टी जो है भुरभुरी हो चुकी है, ढाल भी हो है, तीव्र ढाल है, और साथ में मूसलाधार वर्षा भी हो रही है। तो क्या होता है, जब वर्षा हुई तो जो जमीन है, जमीन के ऊपर आपको पता है कि वो मृदा होती है, मृदा के महीन कण होते हैं। तो जब तेज बारिश होती है, मूसलाधार बारिश होती है, कई घंटों ये जब लगातार बारिश होती है, तो ये जो महीन कण है जो मिट्टी के ऊपर हैं, ये क्या हो जाते हैं, उसी वर्षा जल के साथ वो बह जाते हैं। तो कहने का मतलब जो जमीन की ऊपरी परत है, ऊपरी जो लेयर है, वो पूरी की पूरी लेयर जब बह जाती है, उसी को क्या बोलते हैं, हम परतदार अपरदन बोलते हैं। कभी आपने देखा है कि जब धूल में जब पानी की बूंदें पड़ती हैं, तो कुछ कण जो है ऐसे कुदरती टाइप से हैं, है ना, अपने स्थान से वो हट जाते हैं। अब जब यही बूंदें लगातार पड़ती हैं, तो वो ऊपरी की जो हम महीन कण, जिसको हम धूल बोलते हैं, वो धूल क्या हो जाती है, बह जाती है, उसी उसी को हम क्या बोलते हैं, परतदार अपरदन बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। और दूसरा है आपका अवनालिका अपरदन। ठीक है, अवनालिका अपरदन के लिए शर्त क्या है कि यहां पर तीव्र ढाल नहीं चाहिए, यहां पर ढाल तो है लेकिन तीव्र ढाल यहां पर नहीं है। और यहां पर भी बारिश कैसी होती है, बौछारों में बारिश होती है। ढाल जो है कम होगी और जो है बौछारों में बारिश होती है। ठीक है, तो लेकिन ये अपरदन जो है ज्यादा खतरनाक होता है। इसमें क्या होता है कि आपने देखा होगा कि जब कभी कहीं पर भी मिट्टी का कोई एक ढेर लगा हुआ है, और जब मिट्टी के ढेर में लगातार यहाँ बारिश होती है, तो एक जो पानी होते हैं वो एक अपनी एक ऐसे नली बना लेते हैं। ठीक है, और नली बनाने के फलस्वरूप अब जो पानी गिरेगा इस जगह पर इकट्ठा होगा, वो इसी नली के माध्यम से पुनः आएगा। इसी नली के माध्यम से पुनः आते आते क्या है, उनका आकार धीरे 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 नलियों का आकार बड़ा होता जाता है। तो ये एक प्रक्रिया नहीं है, अब ये इसी ढाल में कई सारी नलियां बनी होंगी, और उन्हीं नलियों का आकार धीरे धीरे क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। तो बड़ा क्यों होता है, क्योंकि अपने रास्ते पर आने वाली जितनी भी मिट्टी है, उन मिट्टियों को अपने साथ क्या करती है, बहाकर ले जाती है। तो धीरे धीरे कालांतर में यही जो नलियां अभी छोटी थी, इनका विकराल स्वरूप निर्मित हो जाता है। और ये जो समस्या है अवनालिका अपरदन की, ये हमारे जो चंबल रीजन है, चंबल संभाग में इसकी समस्या ज्यादा देखने मिलती है। ठीक है, और साथ में इसका जो अवनालिका अपरदन में चंबल नदी का भी योगदान है,
और ये हमें जो है तो नर्मदा सोन घाटी में भी इस प्रकार का अपर्दन देखने मिलता है। तो दोस्तों चंबल नदी के द्वारा इन्हीं क्षेत्रों पर चंबल संभाग में, जैसा कि मैंने नाम लिया, जो आपका मुरैना हो गया, भिंड हो गया, श्योपुर हो गया, यहाँ पर जो है इन्हीं चंबल नदी के द्वारा क्या किया गया है, बीहड़ों का निर्माण भी किया गया है। ठीक है, तो अगर कभी क्वेश्चन पूछे कि कौन से जिले सर्वाधिक प्रभावित हैं, तो आपका ये पूरा चंबल संभाग है जिसमें कि श्योपुर, भिंड, मुरैना आते हैं। अगर कभी ये पूछे कि अवनालिका अपर्दन से कौन सा जिला सर्वाधिक प्रभावित है, तो दोस्तों वो जिला कौन सा है आपका, याद रखिएगा मुरैना जिला है, कि अवनालिका अपर्दन की समस्या से सर्वाधिक प्रभावित जिला जो है वो मुरैना है। ठीक है, इसके बाद ये तो हो गया हमारा परतदार अपर्दन, अवनालिका अपर्दन। तो अगर कभी पूछे कि मध्य प्रदेश में कितने प्रकार का अपर्दन है, तो ये दोनों प्रकार का अपर्दन हमारे मध्य प्रदेश में पाया जाता है, लेकिन सर्वाधिक मात्रा में कौन सा अपर्दन पाया जाता है, तो वो है अवनालिका अपर्दन। कहां पाया जाता है, तो वो है आपका मुरैना। ठीक है, तो दोस्तों जब इन्हीं दोनों अपर्दन को मिला देते हैं तो अवनालिका अपर्दन और परतदार अपर्दन को ही हमारे मध्य प्रदेश में किसानों के संदर्भ में इसे क्या कहा गया है, रेंगती हुई मृत्यु। ठीक है, क्योंकि दिन प्रतिदिन जो है इनका क्षेत्रफल जो है वो बढ़ रहा है। अब जो है इनसे होता क्या है, मृदा की जो उपजाऊ परत है वो नष्ट हो रही है ना। तो जब मृदा का पोषक तत्व ही नहीं रहेंगे मृदा में, तो मृदा में किसान खेती करेगा तो वो उतना उसको उपज नहीं होगी जितना होनी चाहिए, इसलिए जो है कहा गया है रेंगती हुई मृत्यु। ठीक है दोस्तों, इसके बाद बात करें कि अपर्दन को रोकने के कौन कौन से उपाय हो सकते हैं हमारे मध्य प्रदेश में। तो सिंपल सा बात है कि मृदा अपर्दन के जो कारण है, उन्हीं कारणों को आप ना करें तो वही उस समस्या के क्या बन जाएंगे, उपाय बन जाएंगे। जैसे मैं बात करूं कि वृक्ष मत काटिए, आप पेड़ पौधों को की कटाई, अंधाधुंध कटाई मत करिए। तो ये उपाय हो गया। अगर मैं पूछूं अपर्दन के कारण क्या है, तो पेड़ पौधों की कटाई एक कारण है। जब आप इसको नहीं करोगे तो यही आपका क्या बन जाएगा, उपाय बन जाएगा। तो पेड़ पौधों की कटाई को रोकना, साथ ही साथ वृक्षारोपण करना। दूसरा है कि पशुओं की अनियंत्रित चराई पर रोक लगाना। ठीक है, होता क्या है दोस्तों कि आपको पता है कि मान लीजिए कोई भूमि है, अब इस भूमि में झाड़ियां हैं, घास है, घास भूमि लगी हुई है। ठीक है, अब क्या होता है कि जब ये अनियंत्रित चराई के माध्यम से ये सारे घास जो है पशुओं के द्वारा चर लिए जाते हैं। आपको पता है कि जैसे एक पेड़ जो है वो मिट्टी को क्या करता है, बांध के रखता है, उसी प्रकार से ये घास का तिनका भी मिट्टी को क्या करता है, वो बांधे रखता है। लेकिन जब पशुओं के द्वारा ये घास खा ली जाती है तो निश्चित रूप से वो जो बंद होता है मिट्टियों के अणुओं के मध्य, वो क्या होता है, टूट जाता है। तो इसलिए कहा जाता है कि अनियंत्रित चराई जो है प्रतिबंधित कर दी जानी चाहिए। ठीक है, और साथ में साथ ये भी है कि जैसे कोई बड़ा खेत है, उस खेत में क्या कर दो आप, उसके छोटे छोटे भाग कर दो, बांध बना दो, ताकि अगर पानी आता भी है तो इस बांध के कारण, चूंकि बांध में जो है मेड़, आप समझते हैं मेड़ ऊंचाई पर बनाई जाती है, तो अगर मिट्टी बहेगी भी तो उस मेड़ के में क्या होगी, मिट्टी फंस जाएगी, तो मिट्टी वो आपकी जो है कहीं और जो है नहीं जा पाएगी। तो आप मेड़ बना दें। साथ में क्या करें, आप वैज्ञानिक पद्धति से आप कृषि करें, जैसे कि जो ढालनुमा भूमि है वहां पर आप जो है तो कहते हैं गुंटूर खेती कर लें। ठीक है, और साथ में आप चक्रीय फसल पद्धति को अपनाएं, एक ही फसल को बार बार ना बोएं किसी खेत में, उसको बदलते रहें। तो इस प्रकार की पद्धतियों के माध्यम से जो है हम मृदा अपरदन को जो है रोक सकते हैं दोस्तों। ठीक है, हमारे मध्य प्रदेश में भी जो कृषि विभाग है वो विश्व बैंक के साथ मिलकर के इस मृदा अपरदन की समस्या को रोकने के लिए प्रयासरत है और लगातार काम कर भी रहा है। लेकिन फिर भी ये समस्या वर्तमान समय में मध्य प्रदेश के लिए गंभीर मुद्दा बनी हुई है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से हमने जो प्रारंभ में जो चैप्टर लिखे थे उन चैप्टरों में आज के लेक्चर में हम आज यहीं तक करेंगे, और इसके आगे का जो पार्ट होगा वो दूसरे लेक्चर में करेंगे। ठीक है, तो वो लेक्चर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहां पर जो हम पढ़ेंगे वो आपके लिए अभी नया विषय होगा। तो बने रहें मेरे साथ। ठीक है दोस्तों, तो घर पर रहें, सुरक्षित रहें। थैंक यू।